आईएएस अंसारी चैनल एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस अंसारी में। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और इससे पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए जिस भी सब्जेक्ट की आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप साइंस सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। अगर आप सोशल साइंस की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो सोशल साइंस की क्लास मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट पेपर की क्लास अटेंड करें तो फर्स्ट पेपर की भी प्लेलिस्ट मिलेगी और सेकंड पेपर की भी जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग बना दी गई हैं। तो इससे पहले की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की तो कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड बीटीसी से संबंधित जो पल की अपडेट है वो भी लगातार दी जाती है। इसके साथ ही जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसी चैनल पर आपकी जो तैयारी है एकदम धमाकेदार तरीके से कराई जाएगी। हर भाई हर बहन का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। विज्ञान विषय का ये आपका तीसरा पेपर होता है और ये अच्छे से आपको पढ़ना है। इसमें आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है, 25 में से 25 यहाँ पर आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो खेतों में बीज बोने की जो विधियाँ हैं इनका वर्णन आपको करना है। तो खेतों में बीज बोने की जो विधियाँ वो अलग अलग हो सकती हैं। जिसकी सबसे पहले बताया गया कि विधियाँ इस प्रकार प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहली विधि आपकी छिटकमा विधि। छिटकमा विधि से जो बीज है वो खेतों में बोए जाते हैं। कैसे बोए जाते हैं, ये विधि उन स्थलों यानी कि उन जगहों पर काम में लाई जाती है जहाँ खेतों में फसलों के लिए अच्छी नमी होती है। ऐसे खेत जहाँ पर मिट्टी में नमी होती है तो उन स्थानों पर छिटकवा विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बीजों को खेत में छिटक कर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं। अभी आगे आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, हल वगैरह कैसा होता है। इसके बाद दूसरी होती है आपके हाथ से बुआई। हाथ से ही जो किसान हैं वो लोग हाथ से ही छिड़क देते हैं बीजों को, ठीक है, तो उससे भी बुआई हो जाती है। इस विधि में एक व्यक्ति हल के कूंड के पीछे से थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता रहता है। इस प्रकार सारे खेत में बीज कूंडों में बो दिया जाता है। इसके बाद पाटा फेर दिया जाता है। इस तरह से भी आपकी जो खेत में बुआई होती है ये होती है। इसके बाद अगली विधि आपकी, ठीक है, अगली विधि आपकी 3 नंबर की नरई द्वारा बुआई। ये भी देख लेंगे। ये एक प्रकार की देसी सीड ड्रिल होती है। कैसी होती है, देसी टाइप की सीड ड्रिल होती है। इसकी मदद से बीज ठीक जगह पर भूमि 5 से 8 सेंटीमीटर तक की गहराई में चला जाता है और साथ ही मिट्टी से ढकता हुआ भी जाता है। ये कौन सी विधि होती है आपकी, ये होती है आपकी नरई द्वारा बुआई। किसके, नरई के द्वारा, ठीक है। उसको अगला यहाँ पर पॉइंट देख पा रहे होंगे, अगली विधि कौन सी है, सीड ड्रिल। ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है बैलों से चलाई जाती है और दूसरी होती है ट्रैक्टर आदि की मदद से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स बना होता है, उसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब नीचे की तरफ सीड ड्रिल को कूंड बनाने वाली काले फाली के पास बीज को गिराते हैं जो सीड ड्रिल मशीन से चलती है। जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी यहाँ पर ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए होंगे या जिनके यहाँ खेती वगैरह होती होगी वो अभ्यर्थी अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, कि मशीन किस तरह से होती हैं। उसमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनी हुई प्याली भी लगी रहती हैं, जिससे ऊपर में इस तरह से प्याली लगी रहेंगी, ठीक है। नीचे इस तरह से ये पाइप लगा रहेगा जो कि मिट्टी में इसके द्वारा जो बीज है ये पहुंचता जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपकी अगली यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि सिंचाई क्या है, ठीक है। सिंचाई, जो यहाँ पर फसलों को सिंचाई कराई जाती है, मतलब पानी दिया जाता है, तो इसी के बारे में आपसे ये जानकारी मांग रहे हैं। तो दीजिए इन्हें जानकारी कि सिंचाई क्या है। प्रश्न संख्या 12 है, ठीक है। सिंचाई कृत्रिम विधियों के द्वारा, ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा फसलों की वृद्धि और उपज बढ़ाने के लिए जल का जो प्रयोग किया जाता है उसे ही सिंचाई कहा जाता है। वैसे तो बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है, लेकिन समय पर अगर बारिश ना हो तो आपको सिंचाई करना ही पड़ेगी, कि ना कि बिना पानी के आपकी जो फसल है वो अच्छे से नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी। तो फसल आप किस लिए लगा रहे हैं, पैदावारी करने के लिए ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बारिश नहीं हो पाती है समय पर तो आपको पता ही है, फिर किसी न किसी तरह आर्टिफिशियल तरीके से आपको पानी देना ही पड़ता है फसलों को। तो इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सिंचाई भूमि को जल देने की एक प्रक्रिया है। सिंचाई क्या है, जमीन या भूमि या मृदा को जल देने की एक प्रक्रिया या फसल को एक जो पानी देने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। जल देने की एक प्रक्रिया क्या, फसल को, जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है जिससे फसल और पौधों की भरपूर पैदावार हो सके। इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि पानी सही से लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पैदावार अच्छी होगी। इसके बाद आपका अगला सवाल भी सिंचाई से ही रिलेटेड है कि सिंचाई की प्रमुख विधियाँ बता दीजिए। भैया चलिए बता देते हैं सिंचाई की प्रमुख विधियाँ। तो पहली जो विधि है वो यहाँ पर बताई गई। सिंचाई की प्रमुख विधियाँ निम्न प्रकार हैं। पहली आपकी प्रवाह विधि, ठीक है। दूसरी आपकी क्यारी बनाकर जो विधियाँ हैं, ठीक है, क्यारी बनाकर जो पानी दिया जाता है। तीसरी आपकी कूंड विधि। चौथी आपकी द्रोणी और वलय विधि। अगली आपकी छिड़काव विधि, पानी छिड़का जाता है।
पाँचवीं आपकी बॉर्डर विधि, सॉरी छठी आपकी बॉर्डर विधि और सातवीं आपकी ड्रिप विधि। कैसी? ड्रिप विधि, जिसमें बूंद बूंद करके जो पानी है वो ड्रिप होता रहता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, कुछ वर्णन करने के लिए देसी हल का सचित्र वर्णन कर दीजिए। देसी हल होता है भैया, देसी हल, ठीक है, उसका एकदम चित्र बनाकर आपको वर्णन मारना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, देसी हल का सचित्र वर्णन कीजिए। कैसा देसी हल, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की साइड में कर लेते हैं इसे। तो देसी हल आपका ये आ चुका है, ठीक है। अभी इसे थोड़ा सा जूम आउट करना होगा। यहाँ पर इस तरह से आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा देसी हल, ठीक है। ये है आपका भैया देसी हल। क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका देसी हल, इस तरह से, ठीक। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? ये सामान्य किस्म का ही एक हल होता है। ये भूमि में 7 से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी कुदेरता रहता है और 5 से 7 सेंटीमीटर का चौड़ा मुंह भी बनाता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है आपका हरिस, ठीक है। क्या होता है? हरिस। दूसरा होता है आपका परोधा या पाथा, परोधा या पाथा। तीसरा होता है आपका फाल, ठीक है। अगला क्या होता है? फाल, वज्र या फरी या फिर फल। इस तरह से ये इसके अलग अलग भाग होते हैं। इसका अगला आपका हत्ती या मुठिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला है, ये होता है आपका हत्ती, ठीक है। इस तरह से इसका आगे आपका पचारस या पफाना, ठीक है, पचारस या पफाना। अगला आपका हरित, गोखल या नेतक, हरित, गोखल या नेतक। उसके बाद आप लास्ट आपका छड़, ठीक है। ये क्या होगा आपका? छड़, ठीक है। तो इस तरह से ये हल बना हुआ है। इसे आप सचित्र 1-2 बार ट्राई कर लें और इसे यहाँ पर जब आप नामकरण करेंगे अलग अलग, ठीक है, सारी चीज़ें आप लिखेंगे इस तरह से। ये आपका हत्ता होता है, ऊपर की साइड में निकला हुआ है, ठीक है। ये नीचे की साइड में ये फनी होती हैं और ये आपका फार होता है, ठीक है। ये हरीस होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें बताई गई। ये खूंटी होती है इस पर निकली हुई और ये आपका कूड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है? कूड़ा, ठीक। तो इस तरह से ये देसी हल जो है वो आप देख पा रहे होंगे। इसका सचित्र सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई। तो इससे आप एक बार जरूर देख लें अच्छे से, 2-3 बार आप रिवीजन करें। इसकी रिवीजन मतलब 2-3 बार बनाकर देखेंगे तो आसानी से ये आप बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, डिबलर द्वारा बुआई का वर्णन कर दीजिए। डिबलर द्वारा बुआई, तो ये रबी की फसलों के बीजों, रबी की कौन कौन सी फसल होती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ठीक है। ये सारी क्या है? गेहूँ, जौ, ठीक है। ये क्या है? ये रबी की फसलें। इनको बोने का साधारण यंत्र है। ये लकड़ी का या लोहे का बना रहता है डिबलर। इसमें सामान्यतः 3 कतारों में समान दूरियों पर खूंटियाँ बनी होती हैं। इसके मध्य में हत्था होता है जिससे इसे उठाया जाता है। इसके द्वारा बने छिद्रों में बीज बोया जाता है। इस विधि से फसल का औसत उत्पादन अधिक हो जाता है, इसीलिए डिबलर से बुआई की जाती है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, कीटनाशक का जल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो कीटनाशक यूज़ किए जा रहे हैं आजकल फसलों में, बहुत ही भयंकर तरीके से इसका जो जनजीवन पर इफेक्ट है वो देखने के लिए मिला। कीटनाशकों के प्रभाव से आज हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव और कीटनाशकों की विषाक्तता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। इस कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर जो है वो अंधेपन, आर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास, ट्यूमर आदि रोगों से ग्रस्त हो गए हैं। और इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल के प्रदूषित होने, भूमि में नाइट्रिकल की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से, उपजाऊ मिट्टी के रेडीले अथवा अम्लीय में बदल जाने से, प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया के नष्ट होने आदि के संकट तो यथा उपस्थित हैं ही। इसके साथ ही उपचारित बीजों को खाने से तमाम दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी समाप्त हो रहे हैं। अलक्ष्य कीड़ों जैसे मधुमक्खियों आदि होते हुए इनसे खतरा उत्पन्न हुआ है। ये सब किसके नुकसान बताए गए हैं? कीटनाशक पदार्थों के, जो कि फसलों पर यूज़ किए जाते हैं, सब्जियों पर यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो किसान लोग हैं वो इनका यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बताइए मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। मृदा का जो अपरदन होता है वो क्या है, बताइए। मृदा अपरदन, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने या मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। ये तेज आंधी, तूफान और वर्षा के जल द्वारा ऐसा होता है। कई जगह आपने देखा होगा जो चट्टानें इधर खस जाती हैं, मृदा एक जगह से दूसरी जगह बहकर चली जाती है पानी के तेज बहाव के कारण, तो इसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको वृक्ष लगाने होंगे, वृक्षारोपण करना ही होगा। इसके बाद क्या है? क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र क्या है? ये आपने लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपने पढ़ा था, एक बार फिर से इसे देख लीजिए। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को ही फसल चक्र कहते हैं, जिससे भूमि की उर्वर शक्ति बिल्कुल भी नष्ट ना हो पाए। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? फसल चक्रण बोल देते हैं। और इसे ही अलग अंदाज में बताया गया कि भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम ना होने पाए और उपज भी आपको भैया अच्छी मिले। तो इस प्रकार की जो अदला बदली, इसी को फसल चक्रण बोल देते हैं, कह देते हैं। आपको इसी तरह से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो है वो समझ लेना है।
अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए उत्तम भंडार गृह, ठीक है, जो सब्जियों का या किसी भी चीज़ का जो भंडार गृह किया जाता है, ठीक है, उत्तम भंडार गृह एक ही एक विशेषता बता दीजिए। तो विशेषताएं इसकी इस प्रकार हैं, लिखिए। भंडार गृह पक्के होने चाहिए और इस प्रकार के बने हों कि इनकी सफाई आसानी से हो सके, यानी कि उसमें साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि जो भी चीज़ें उसमें रखी जा रही हैं उन पर यहाँ पर कोई भी चीज़ जो दीमक वगैरह है वो ना लगे, या जो चूहे वगैरह हैं वो उन्हें ना खाएं, या कई तरह की जो अन्य कीट होते हैं वो उन पर हावी ना हो, ठीक है। अगला है भंडार गृह हवा पानी से बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है, पानी वगैरह उसमें ना पहुंचता हो, हवा ना हो। अगला आपका भंडार गृह में चूहों का प्रवेश रोकने के लिए उसके चारों एक चिकनी और चपटी कॉलर भी बना देनी चाहिए जिससे चूहे वगैरह उसमें ना घुस पाएँ। भंडार गृह को कीट रोधी दवाओं से साफ़ भी करना चाहिए ताकि उसमें कीट वगैरह ना जा पाएँ अंदर, ये भी अभी आपको बताया गया था। भंडार गृह में गर्म हवा को बाहर निकालने हेतु समुचित व्यवस्था वेंटिलेटर होने चाहिए जिससे जो भी अनाज है या जो सब्जियाँ जो कुछ भी है भंडार गृह के लिए आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं वो ख़राब ना हो पाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तम फसल, ठीक है, उत्तम फसल बता दीजिए। आप उत्तम फसल उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक तथ्य बताएं वो बता दीजिए। तो उत्तम फसल के उत्पादन के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं? सबसे पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी का पलटना और शिथिल करना जिससे कि मिट्टी कृषि के योग्य बन सके। दूसरा पॉइंट आपका बीज बोने से पूर्व खेत में खाद्य तथा पोषक तत्वों को आवश्यक मात्रा में मिला लेना जिससे कि पैदावार अच्छी हो सके। अगला पॉइंट आपका समय समय पर आवश्यकता अनुसार जल देना पौधों को, या जो भी आप वो चीज़ को बो रहे हैं, जिस भी बीज को आपने बोया है, ठीक है, खेत में, उसे समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका फसल की सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशु पक्षियों और रोगों से आपको रक्षा करना ही होगा, तो भैया करना ही होगा जिससे आपकी पैदावार अच्छी हो सके। अगला पॉइंट आपका फसल को काटने के बाद उचित तरीकों से उसका भंडारण किया जाना चाहिए ताकि फसल खराब ना हो हमें मिलने के बाद। और अंतिम पॉइंट देखिए, कृषि के उचित वैज्ञानिक तरीके अपनाकर प्रबंध करना जिससे अच्छा फसल उत्पादन हो सके, ठीक है, फसल उत्पादन कैसा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए आपको उचित वैज्ञानिक तरीके अपनाना ही पड़ेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव है या आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।